Hello everybody, I'm Akriti Kuthala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing the subject steel structure drawing using limit state method. We'll start a new topic called roof truss. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed gauge, pitch, end and edge distances, column splicing for equal columns, unequal columns with same flange width, unequal columns with different flange width. Then we've discussed column bases with base slab and gusseted base, beam and column connections, in which we've discussed framed connections and seated connections, which further consists of unstiffened and stiffened connections. Then we've discussed beam to beam connections, in which we've discussed framed connections and seated connections for different and same top levels. So in this lecture we'll be starting roof trusses. तो roof truss क्या होता है? A roof truss is a frame structure in which number of line members क्या मतलब straight members are so arranged and connected at the ends that the members form a triangle. तो ये क्या बोल रहा है? हम ऐसे स्ट्रक्चर को फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को रूफ ट्रस बोलते हैं जिसमें जो लाइन मेंबर्स या फिर सिंपली आप क्या बोल सकते हैं जो स्ट्रेट मेंबर्स हैं आप उनको इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या फॉर्म करें वो ट्रायंगल्स फॉर्म करें तो हम ट्रायंगुलेशन यूज करते हैं यहाँ पे और क्या फॉर्म करते हैं ट्रस फॉर्म करते हैं तो उसे क्या बोल सकते हैं आप रूफ ट्रस द लोड and reactions occur only at the joints of a truss. तो लोड और रिएक्शन कहाँ पे आएगा जहाँ पे ये joints आ रहे हैं तो इन्हीं पे या तो आपका लोड भी आएगा और आपका रिएक्शन भी आएगा फिर बोलता है the centroidal axis of each member is straight and coincides with the line passing through the center of the joint at each end of the member. मतलब क्या है कि ये आपका मान लेते हैं कोई मेंबर था ये मैंने एंगल सेक्शन कोई अटैच कर दिया तो वो बोल रहा है कि जो इसका सेंट्रल लाइन है वो कहाँ से पास करेगी द centroidal axis of each member is straight and coincides ये देख सकते हैं आपकी straight है और ये किससे कोइंसाइड करेगी कि इस लाइन से कोइंसाइड करेगी जो हमने रिप्रेजेंट करी है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द जॉइंट्स तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक लाइन डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे मैंने आपको एक एंगल यूज करके दिखाया है कि ये रेड लाइन है ये इस ग्रीन लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी ट्रस मेंबर्स में The members of a truss are subjected to direct stresses only. Very important यहाँ पे कैसा लोड आता है डायरेक्ट लोड ही आता है बेंडिंग की वजह से लोड नहीं हम कंसिडर करते हैं इसमें आता ही नहीं है इस तरीके से ये डिजाइन किया गया होता है कि सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेसेस आए मतलब डायरेक्ट कंप्रेशन एंड डायरेक्ट टेंशन In roof trusses, the entire section of each member is subjected to uniform stress and so the strength of the member is fully utilized. अब हमने टेंशन मेंबर्स में या डिफरेंट मेंबर्स में देखा है कि जो यूनिफॉर्म स्ट्रेस है वो एग्जिस्ट करने के लिए कुछ डिस्टेंस चाहिए होता है जैसे हमने टेंशन मेंबर्स में शेयर लैग इफेक्ट पढ़ा था कुछ डिस्टेंस तक हमारा जो मेंबर है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेस नहीं है कनेक्टेड लेग ज्यादा स्ट्रेस्ड है और जो आउटस्टैंडिंग लेग है वो कम स्ट्रेस्ड है अब वैसे ही यहाँ पे वो क्या बोलता है कि जैसा टेंशन मेंबर्स में होता है या डिफरेंट मेंबर्स में होता है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस आने के लिए कुछ टाइम लगता है यहाँ पे पूरा का पूरा मेंबर हमेशा कैसे स्ट्रेस्ड होता है यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड होता है इसलिए आपको मेंबर की जो एबिलिटी है आप उसे फुली यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ जो है आप उसे फुली यूटिलाइज कर सकते हैं The forces in the members are either compressive or tensile. जैसे हमने देखा कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं तो या तो कंप्रेसिव डायरेक्ट स्ट्रेस होगा या फिर टेंसाइल डायरेक्ट स्ट्रेस होगा The roof trusses are economical for spans more than 6 meters. अगर 6 मीटर से बड़ा आपका स्पैन है तो आप क्या यूज कर सकते हैं रूफ ट्रस यूज कर सकते हैं और स्पैन क्या है दो सपोर्ट्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की आपको वॉल्स दिखा रखी है तो इन सपोर्ट्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हैं स्पैन बोल रहे हैं तो अगर ये स्पैन जो है ये कॉलम्स के बीच में या वॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर से ज्यादा है तो रूफ ट्रसेस क्या होंगे इकोनॉमिकल होंगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स क्या होते हैं एक रूफ ट्रस के तो अगर आप सिंपल एक बहुत सिंपल रूफ ट्रस को देखें तो उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं एक होता है टॉप कॉर्ड
मेंबर, ये वाला जो मेंबर है आप देख सकते हैं कि ये क्या है, टॉप कॉर्ड मेंबर। वैसे ही एक होगा बॉटम कॉर्ड मेंबर, तो ये वाला जो मेंबर है इसे हम क्या बोलते हैं, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, दिस इज द बॉटम कॉर्ड मेंबर। और जो बीच के मेंबर्स हैं इन्हें सिंपली वेब मेंबर्स बोला जाता है। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या है। टॉप कॉर्ड मेंबर्स जो है, द अपरमोस्ट लाइन ऑफ मेंबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन सपोर्ट टू द अदर। यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट्स प्रेजेंट है, ये सपोर्ट 1 है आप बोल सकते हैं, और ये हमारे पास दूसरा सपोर्ट है। तो एक सपोर्ट से लेके दूसरे सपोर्ट के बीच में जो अपर मोस्ट लाइन ऑफ मेंबर्स होगा, जो ये अपर मोस्ट मेंबर्स हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, टॉप कॉर्ड मेंबर्स बोलेंगे। एंड दैट पासेस थ्रू द पीक ऑफ द ट्रस। अब इस पॉइंट को बोला जाता है पीक ऑफ द ट्रस। टॉप कॉर्ड मेंबर्स कहाँ से पास करेंगे, टॉप कॉर्ड मेंबर्स एक तो अपर कॉर्ड मेंबर्स है, सबसे ऊपर वाले जो कॉर्ड है उसके मेंबर्स हैं, और वो कहाँ से पास करते हैं, ट्रस की पीक से पास करते हैं। द टॉप कॉर्ड मेंबर्स आर ऑल्सो नोन एज अपर कॉर्ड मेंबर्स। तो एक और नाम क्या है टॉप कॉर्ड मेंबर्स का, सिंपली अपर कॉर्ड मेंबर्स। The top chord members are subjected to tension in cantilever trusses। अगर आपका कोई ट्रस कैंटिलीवर ट्रस है तो टॉप कॉर्ड मेंबर जो होगा उसमें क्या आएगा, टेंशन आएगी। एंड टॉप कॉर्ड मेंबर्स विल बी इन कंप्रेशन इन सिंपली सपोर्टेड ट्रसेस। अगर सिंपली सपोर्टेड ट्रस है तो टॉप कॉर्ड मेंबर किस में होगा, कंप्रेशन में होगा। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ट्रस के जो मेंबर्स होते हैं उनमें प्योर टेंशन आती है या प्योर कंप्रेशन आती है। तो उस तरीके से किस तरह आपका जो बिहेवियर है, एक सपोर्ट सिस्टम कैसा है, उसके हिसाब से हर मेंबर में कभी टेंशन आ सकती है, कभी कंप्रेशन आ सकता है। नेक्स्ट मेंबर है आपका बॉटम कॉर्ड मेंबर। बॉटम कॉर्ड मेंबर, ये नीचे वाला जो हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है, इस मेंबर को बोलते हैं हम बॉटम कॉर्ड मेंबर। बॉटम कॉर्ड मेंबर्स आर डिफाइंड as the lowermost line of members of a trust extending from one support to the other। तो ये एक सपोर्ट है और ये हमारा दूसरा सपोर्ट है। तो इन सपोर्ट्स के बीच में जो लाइन एक्सटेंड कर रही है, बॉटम मोस्ट लाइन जो एक्सटेंड कर रही है, उसे क्या बोला जाता है, बॉटम कॉर्ड मेंबर। दे आर ऑल्सो नोन एज लोअर कॉर्ड मेंबर्स। इसको आप क्या बोल सकते हैं, लोअर कॉर्ड मेंबर भी बोल सकते हैं। In general, bottom chord members of a truss are kept straight। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो मेंबर्स हैं ये कैसे रहें, सीधे रहें। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये मेंबर कैसा है, सीधा। पर कुछ केसेस में हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से इंक्लिनेशन दे देते हैं, बेंडिंग कर देते हैं, ताकि हम कैम्बर प्रोवाइड कर सकें। द बॉटम कॉर्ड मेंबर ऑफ अ कैंटिलीवर ट्रस इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। तो अगर कैंटिलीवर ट्रस्ट है तो बॉटम कॉर्ड मेंबर में क्या आएगा, कंप्रेशन। और अगर सिंपली सपोर्टेड ट्रस्ट है तो बॉटम कॉर्ड मेंबर में क्या आएगी, टेंशन। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है रूफ ट्रस्ट का, वो है वेब मेंबर्स। तो ये जो बीच के हम मेंबर्स देख सकते हैं, ये क्या है आपके वेब मेंबर्स। दे कैन बी ईदर वर्टिकल और डायगोनल। अब हमने देखा था कि हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं ट्रस्ट से, हम ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश करते हैं। और ये ट्रायंगल्स बनाने के लिए या तो आप वर्टिकल मेंबर्स यूज कर सकते हैं या फिर आप डायगोनल मेंबर्स यूज कर सकते हैं, which are connected with the upper और लोअर कॉर्ड मेंबर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी जो मेंबर है, वेब मेंबर है, वो एक जगह से टॉप कॉर्ड से कनेक्टेड है, एक जगह से बॉटम कॉर्ड से कनेक्टेड है। सो दे कैन बी कनेक्टेड टू द अपर और द लोअर कॉर्ड मेंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं रूफ ट्रस को एक्सप्लेन करने के लिए। सो सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास स्पैन। स्पैन क्या है, स्पैन इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। तो ये अगर एक सपोर्ट है हमारा यहाँ पे और ये दूसरा सपोर्ट है, तो इन सपोर्ट्स के जो सेंटर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपली स्पैन बोलेंगे। राइज क्या है, राइज ये वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रस। ये आप पीक पॉइंट हमने अभी देखा था, तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ, पीक पॉइंट ऑफ द ट्रस, दैट इज एपेक्स टू द लाइन जॉइनिंग द सपोर्ट्स। और ये कहाँ तक जाता है, बॉटम कॉर्ड तक जाता है। तो इस वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, राइज बोला जाता है। नेक्स्ट आता है पिच। पिच सिंपली क्या है, जो आपका राइज और स्पैन का रेशो है उसे हम क्या बोल सकते हैं रूफ ट्रसेस के लिए, पिच। तो आपने राइज डिवाइडेड बाय स्पैन करना है। जो भी आपकी राइज की वैल्यू है, लेट्स से 5 मीटर्स है और स्पैन आपका 6 मीटर्स है,
या थोड़ा और रियलिस्टिक कर देते हैं, ये 3 मीटर्स है या 2 मीटर्स है और स्पैन आपका 6 मीटर्स है, तो पिच आपकी कितनी होगी 1/3। तो ये आपकी पिच की वैल्यू हो गई। When the pitch of the roof truss is less, अब पिच से आप देख सकते हैं कि हमें चाहिए कि ये पिच कम हो। पिच कम हो मतलब ये राइज कम होगा तो पिच भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइज कम होगा तो अल्टीमेटली ये स्लोप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्लोप कम होगी और पिच कम होगी तो इसकी वजह से क्या होता है, जो विंड फोर्स एक्ट करती है हमारे रूफ ट्रस पे, उस वो थोड़ा कम कम एक्ट करती है। सो द विंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज लेस। The pitch of 1/4 is very common where the roof truss have to carry snow loads. अगर snow loads carry करने हैं तो आप pitch कितनी use कर सकते हैं, 1/4। अब आता है slope। Slope क्या है, it is the ratio of rise to half span। हाफ स्पैन, इसमें सिंपली क्या हो रहा है, स्लोप और पिच में डिफरेंस क्या है, जो डिनोमिनेटर है पिच में हम पूरा स्पैन लेते हैं और स्लोप के केस में हम आधा ही स्पैन लेते हैं। अ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टॉप एंड बॉटम कॉर्ड ऑफ अ ट्रस इज नोन एज स्लोप। तो टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टॉप एंड बॉटम कॉर्ड, अगर आप ये देखें ये टेंजेंट है एंगल, ये टैन थीटा को आप क्या बोल सकते हैं, टैन थीटा सिंपली आपका स्लोप के इक्वल हो जाएगा। The slope of a truss should be such that it will be available to drain off water without allowing leakage at the joints of roof covering material। तो पिच से हमने क्या देखा था, पिच से देखा था अगर हम पिच की वैल्यू कम रखेंगे तो विंड फोर्स जो एक्ट करेगी हमारे मेंबर पे वो कम एक्ट करेगी। पर स्लोप से हम क्या इंश्योर कर रहे हैं, स्लोप से हम इंश्योर कर रहे हैं कि प्रॉपर ड्रेनेज हो रही है हमारे रूफ ट्रस में। तो जो भी आपने यहाँ पे शीट लगाई है, हम चाहते हैं कि पानी उससे रोल डाउन करके गटर्स में एंटर कर जाए। सो द स्लोप ऑफ द ट्रस शुड बी सच दैट इट विल बी अवेलेबल टू ड्रेन ऑफ, सारा पानी जो है वो निकल जाएगा, द रेन वाटर विदाउट अलाउइंग लीकेज, बिना किसी लीकेज के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप का पर्पस है कि ड्रेनेज प्रॉपर होनी चाहिए आपके रूफ ट्रस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्लिन्स। तो पर्लिन्स क्या होते हैं, पर्लिन्स आर स्ट्रक्चरल मेंबर्स स्पैनिंग फ्रॉम ट्रस टू ट्रस। तो एक ट्रस और दूसरे ट्रस के बीच में जो ये मेंबर्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है, पर्लिन। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ये एक ट्रस है, यहाँ पे आपने एक ट्रस बनाया है, फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये दूसरा ट्रस बनाया गया है। तो ये जो ट्रस के बीच में ये लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स हैं, ये वाला जो मेंबर है इसे आप क्या बोल रहे हैं, इसे हम पर्लिन बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे आपके पास पर्लिन्स हैं और ये ट्रस टू ट्रस के बीच में फॉल करते हैं। अब these are subjected to the transverse load and rest on the top chords of the roof truss। तो ये टॉप कॉर्ड जो हमने अभी बात करी थी कि टॉप कॉर्ड मेंबर होता है, बॉटम कॉर्ड मेंबर होता है, तो ये हमारा टॉप कॉर्ड मेंबर है और इसके ऊपर यहाँ पे आप ये चैनल सेक्शन में देख सकते हैं कि ये क्या प्लेस किया गया है, ये आपके सिंपली पर्लिन्स हैं। सो अगर मैं इस मेंबर को हाईलाइट करूं रेड से तो ये मेंबर क्या है, ये आपका पर्लिन है, दिस इज द पर्लिन। और ये क्या मेंबर था जो हम ग्रीन से दिखा रहे हैं, ये आपका टॉप कॉर्ड मेंबर है। So purlins are structural members spanning from truss to truss. These are subjected to transverse load and rest on the top chords of the roof truss. Purlins can carry load of the roofing material. अगर आप यहाँ पे ये लाइन देखें तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रूफिंग मटेरियल को। रूफिंग मटेरियल क्या है, सिंपली जो भी आप शीट यूज करेंगे, चाहे वो एस्बेस्टॉस शीट है चाहे जीआई शीट है, तो जो भी शीट आप यूज करेंगे उसको सपोर्ट कौन करता है, अल्टीमेटली आपका पर्लिन उसे सपोर्ट करता है और उसे बोला जाता है रूफिंग मटेरियल जो आपकी शीट है। एंड ट्रांसफर द लोड्स टू द पैनल पॉइंट्स। तो ये आप देखें इसको नोड भी बोला जाता है। इन पॉइंट्स पे ये अल्टीमेटली जो रूफिंग मटेरियल से लोड आ रहा है वो पर्लिन इन पॉइंट्स पे ट्रांसफर कर देगा। The length of the purlin is equal to the spacing between the trusses। हमने अभी देखा था कि जो ट्रसेस के बीच में स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ द पर्लिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास राफ्टर। राफ्टर जो है
आर द बीम्स ऑन विच पर्लिन रेस्ट। तो जिन बीम्स पे ये पर्लिन्स रेस्ट कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, राफ्टर बोलते हैं। राफ्टर्स आर ऑल्सो नोन एज कॉमन राफ्टर्स सपोर्टिंग द रूफिंग मटेरियल एंड प्लेस ट्रांसफर्स टू द पर्लिन्स। अगर आप इस फिगर में देखें तो ये जो यहाँ पे हमने इस तरीके से मेंबर्स लगाए होंगे, जो ऐसे मेंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम सिंपली राफ्टर्स बोल सकते हैं। इन राफ्टर्स के ऊपर हमने क्या प्लेस किए होते हैं, पर्लिन्स प्लेस किए होते हैं और अल्टीमेटली ये लोड ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर्स आर अपर कॉर्ड मेंबर्स, इट सपोर्ट्स द पर्लिन। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अपर कॉर्ड मेंबर विच सपोर्ट्स द पर्लिन, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, प्रिंसिपल राफ्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैनल। पैनल क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट जॉइंट्स इन अ प्रिंसिपल राफ्टर। तो अगर आप देखें कि एक प्रिंसिपल राफ्टर में ये एडजेसेंट जॉइंट्स है, इन एडजेसेंट जॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, पैनल बोल रहे हैं। तो पैनल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट जॉइंट्स इन अ प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ द रूफ ट्रस। फिर आता है बात बे क्या हुई। बे सिंपली डिस्टेंस है बिटवीन एडजेसेंट ट्रसेस। तो ये एडजेसेंट ट्रसेस हैं, साथ साथ के जो ट्रसेस हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं। Panel points are joints at which the web members are connected to the top and bottom chord of the roof truss। तो ये हमारे पैनल पॉइंट्स है जहां पे जो हमारा मेंबर्स है, वेब मेंबर्स को हम जहां पे टॉप कॉर्ड या बॉटम कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं उन्हें हम पैनल पॉइंट बोलते हैं, या फिर आप सिंपली उनको नोड्स भी बोल सकते हैं। फिर आता है हील जॉइंट। हील जॉइंट्स आर द जॉइंट्स एट द सपोर्ट्स। तो यहाँ पे जो आपका जॉइंट अकर करेगा, ये वाला जो ये जॉइंट हमने मेंशन किया है, इस जॉइंट को हम सिंपली क्या बोलते हैं, हील जॉइंट बोलते हैं। ये सपोर्ट्स पे अकर करता है। पीक जॉइंट क्या है, यहाँ पे जो पीक पे आपने जॉइंट क्रिएट किया है उसे हम सिंपली क्या बोल देंगे, पीक जॉइंट बोल देंगे। एंड ईव्स क्या होती है, ईव्स आर द बॉटम एजेस ऑफ एन इंक्लाइंड रूफ। तो ये इंक्लाइंड रूफ है, ये रूफिंग मटेरियल है, इसका ये जो ये बॉटम एज है इसे आप क्या बोलेंगे, ईव बोलेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। तो ये रूफिंग मटेरियल है, ये हमने कोई शीट आपको डिपिक्ट की है और इसका ये जो बॉटम एज है इसे आप क्या बोल सकते हैं, ईव्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस ऑफ रूफ ट्रस। तो आप रूफ ट्रस को कहाँ यूज करेंगे, रूफ ट्रसेस आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स वेयर ग्रेटर अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लोर आर एट लेस कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। तो आप अनऑब्स्ट्रक्टेड रूफ चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आप उसे किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट करें, तो आप सिंपली क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, रूफ ट्रस प्रोवाइड कर सकते हैं। रूफ ट्रसेस आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रूफ शेप्स। आपने डिफरेंट टाइप की रूफ शेप्स प्रोवाइड करनी है आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप रूफ ट्रस प्रोवाइड कर सकते हैं। हिली एरियाज में जहाँ पे हैवी रेनफॉल या स्नोफॉल होती है उस रीजन में आपको स्लोपिंग रूफ प्रोवाइड करनी होती है, उसके लिए आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, रूफ ट्रस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रूफ ट्रसेस आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स वेयर स्पैन ऑफ रूफ इज वेरी लार्ज। तो अगर बहुत लार्ज स्पैन है आपकी रूफ का, ग्रेटर देन 6 मीटर्स, तो आपको क्या प्रोवाइड करना होगा, रूफ ट्रस प्रोवाइड करना होगा। अब बात करते हैं कनेक्शंस की। ये तो हमने देखा कि रूफ ट्रस में बहुत सारी चीजें हम आपस में कनेक्ट कर रहे थे, पर्लिन्स और राफ्टर्स को, ये कनेक्शंस हमने यहाँ पे ब्रीफली देखे थे। अब इनकी डिटेलिंग देखते हैं। आपने पर्लिन को प्रिंसिपल राफ्टर से कनेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्पल कलर का हमारे पास प्रिंसिपल राफ्टर है, ये एंगल सेक्शन से बना है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लेग हमें दिखाई दे रही है। और ऊपर क्या है, ये ब्लू कलर की हमारे पास रूफ कवरिंग है या शीट है, कोई भी कोरुगेटेड शीट हो सकती है, एस्बेस्टॉस शीट हो सकती है, जैसे भी आपने आप यूज करनी है। फिर इस रूफिंग मटेरियल से क्या कनेक्टेड है, पर्लिन कनेक्टेड है। अब ये पर्लिन जो है ये आपका दो टाइप का हो सकता है, या तो आप एंगल सेक्शन को यूज कर सकते हैं टू मेक अ पर्लिन, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, चैनल सेक्शन भी यूज कर सकते हैं, और कुछ केसेस में आप आई सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एंगल और चैनल सेक्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पर्लिन का काम क्या होता था, रूफ कवरिंग को सपोर्ट करना। तो यहाँ पे ये रूफ कवरिंग के साथ कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है ये हम डिटेल में भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पर पर्लिन रूफ कवरिंग से कनेक्टेड है। अब इस पर्लिन ने जो लोड है वो किसको ट्रांसफर करना है, प्रिंसिपल राफ्टर को लोड ट्रांसफर करना है। तो वो कैसे ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे जो ये पर्लिन है
इस एंगल का साइज जो है वो ये डिस्टेंस से कम है, तो हमने क्या किया है, हमने एक क्लीट एंगल अटैच किया है। ये क्लीट एंगल इस पर्लिन के लोड को फर्दर प्रिंसिपल राफ्टर में ट्रांसफर करेगा। तो क्लीट एंगल हम ग्रीन से देख रहे हैं। अगर हम फिर से यहाँ पे सेक्शन देखें तो यहाँ पे पर्लिन है हमारे पास, पर्लिन ने की आउटस्टैंड एक लेग ने रूफ कवरिंग से लोड लिया है। अब इसने नीचे प्रिंसिपल राफ्टर को लोड ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे करेगा, हमने एक क्लीट एंगल अटैच किया है और क्लीट एंगल ये लोड जो रूफ कवरिंग से आ रहा है वो लोड क्लीट में चला जाएगा, क्लीट से फिर फर्दर किस में चला जाएगा, राफ्टर में चला जाएगा। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द या लेग्स ऑफ द एंगल है वो ऑलमोस्ट इस डिस्टेंस के बराबर है। ये तो हो गई एंगल सेक्शंस की बात, जहां पे हम एंगल सेक्शंस यूज करते हैं टू मेक अ पर्लिन। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम थर्ड सेक्शन यूज कर सकते हैं, सिंपली अ चैनल सेक्शन। अब ये चैनल सेक्शन क्या करता है, चैनल सेक्शन लोड ट्रांसफर करना इसके लिए इजी हो गया है। पर्लिन के केस में हमारे पास क्या, रूफ से तो लोड आ जा रहा था पर वो राफ्टर को लोड ट्रांसफर करना हमारे लिए मुश्किल हो जा रहा था, और हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्लीट एंगल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इधर भी बोल्ट अप्लाई करने की हमारे पास फैसिलिटी है, आप यहाँ पे भी बोल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि चैनल सेक्शन में दो फ्लैंजेस होते हैं। तो एक फ्लैंज आपने रूफ कवरिंग से कनेक्ट कर दिया, दूसरा फ्लैंज आप किससे कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर लोड ज्यादा है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें एक क्लीट एंगल यूज करना पड़ता है एंगल सेक्शन के केस में भी, ताकि जो लोड है वो कहाँ ट्रांसफर हो सके, प्रिंसिपल राफ्टर में ट्रांसफर हो सके। तो इस पूरे मैकेनिज्म से हम पर्लिन से लोड कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर में ट्रांसफर करते हैं। और ये ड्राइंग के पर्पज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये कनेक्शंस मैग्नीफाई करके दिखाने होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपको क्या एंगल सेक्शन दिया है या चैनल सेक्शन दिया है और क्लीट एंगल का क्या साइज दे रखा है, उस हिसाब से आपको सिलेक्शन करनी होगी कि आपने एंगल पर्लिन यूज करना है कि आपने चैनल पर्लिन यूज करना है। नेक्स्ट कनेक्शन हमारे पास आता है कनेक्शन ऑफ पर्लिन एंड रूफ कवरिंग। तो यहाँ पे तो हमने सिंपली देखा था कि रूफ कवरिंग से लोड पर्लिन पे आ जा रहा है, पर कैसे आ रहा है वो यहाँ देखते हैं। ये आप एक कॉरुगेटेड शीट देख सकते हैं, अपनी किसी भी जीएम की एसी शीट हो सकती है या कोई और डिफरेंट शीट हो सकती है। कॉरुगेशंस हम जनरली कॉरुगेटेड शीट यूज करते हैं। तो आपने ये जो कॉरुगेशन का टॉप है इस पॉइंट पे कनेक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पे पर्लिन हम ब्लैक से देख रहे हैं, पर्लिन एंगल पर्लिन यूज किया जा रहा है और ये हमारे पास क्लीट एंगल है जो लोड किस में ट्रांसफर कर दे रहा है, प्रिंसिपल राफ्टर में। पर आप शीट को पर्लिन से कैसे कनेक्ट करेंगे, हम सिंपली एक जे टाइप बोल्ट यूज कर सकते हैं और इस जे टाइप बोल्ट से आपने लोड क्या कर दिया है, जो रूफ कवरिंग है उसका लोड ट्रांसफर कर दिया है पर्लिन में। अब क्योंकि हमने यहाँ पे होल क्रिएट किया है और ये होल का साइज जो है वो बोल्ट डायमीटर से अप्रोक्सीमेटली 1.5 mm ज्यादा होगा। तो बोल्ट डायमीटर d है तो होल डायमीटर कितना हो जाएगा, 1.5 mm ज्यादा हो जाएगा। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि अब ये जो, क्योंकि होल साइज बड़ा है तो पानी क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। इस पानी को एंटर करने को रोकने से हम वॉशर्स यूज करेंगे। तो आप जीआई कप वॉशर यूज करेंगे पहले और उसके नीचे आप क्या करेंगे, बिटुमेन फेल्ट वॉशर यूज करेंगे। ये हम पहले के जमाने में यूज करते थे जब आप इस तरीके की एसी शीट्स यूज करते हैं और जे बोल्ट यूज करते हैं। आजकल हम सेल्फ ड्रिवन बोल्ट यूज करते हैं, पर ड्राइंग के पर्पज से हम इसी को स्टडी करेंगे। तो रूफ कवरिंग्स आर कनेक्टेड टू पर्लिन्स एंड बोल्ट्स, द बिटुमेन वॉशर्स आर प्लेस्ड अंडर जीआई वॉशर्स टू मेक द जॉइंट वाटर टाइट। अब बिटुमेन वॉशर्स क्या कर रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन विद जीआई वॉशर्स ये वाटर टाइट बना दे रहे हैं हमारे कनेक्शन को, क्योंकि हमने जो होल प्रोवाइड किया है वो होल डायमीटर बड़ा है ताकि आपकी रूफ के अंदर कोई पानी ना एंटर करे। तो जे टाइप बोल्ट की हेल्प से हमने रूफिंग मटेरियल को पर्लिन से कनेक्ट किया और फिर पर्लिन को की एक जो एंगल सेक्शन है उसकी एक लेग को हमने क्लीट एंगल से कनेक्ट किया, जिससे लोड प्रिंसिपल राफ्टर में ट्रांसफर हो रहा है। अगेन दिस कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको ड्राइंग में ही मैग्नीफाई करके बनाना होगा। So in this lecture, we discussed a brief introduction to roof trusses, the terminology used, connection between purlin and principal rafter,
and connection between purlin and roof covering. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned